हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता देना, क्या हालचाल है? प्रिया, महेश, नीरज, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता देना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। विशाल, विकास, सब चीज़ ठीक है ना? हालचाल ठीक है? हाँ हाँ, अभी तो एग्जाम का डेट नहीं आया है तो हालचाल तो ठीक ही होगा। चलो, आज क्लोज टेस्ट है, PQRS भी है, S1 और S6 वाला PQRS है। थोड़ा सा लेवल आज अच्छा है PQRS का, और साथ में पैसेज भी है और वो कैप भी है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके है, हाँ। आज शरद पूर्णिमा भी है। कल मैं आपका एक मॉक टेस्ट लूंगी, टेंशन ना लो। कल मॉक पहले ये बनाओ, बाद में बात करना। बातचीत नहीं। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बना के बोलिए। आजादी का हम अमृत महोत्सव पे है। हो गया। नेक्स्ट वाला। डन हो गया, स्टार्ट किया जाए। ओके। हम्म। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। हाँ रुको, अभी हड़बड़ाना नहीं है। ये आया हुआ क्लोज टेस्ट मैं थोड़ी अपने से लेके आऊंगी। ये इस बार के प्री में आया था। इस बार के प्री मैं सोच रही हूँ ना, पहले पूरा प्री लेवल वाला क्लोज टेस्ट करवा। प्री लेवल नहीं, अच्छा ही है, मेंस में भी ऐसा आ सकता है। पहले ये सब करवा दूं, उसके बाद फिर आराम से। पहला वाला का आंसर इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेना मतलब पहल करना, कदम उठाना। इनिशिएटिव लेना मतलब कदम उठाना, स्टेप लेना, कदम, पहल करना। नेक्स्ट वाले का। हम्म। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। डेडिकेटेड आया है। अच्छा, डेडिकेटेड है। ओके। कुछ विथहोल्ड, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट।
फिर हम्म, नेक्स्ट वाला। वेरी गुड, लग रहा है स्टूडेंट्स को अच्छा लगा। ये आपके आया हुआ है तो शायद बहुत स्टूडेंट्स का मुझे करेक्ट आंसर मिल रहा है, 5 में 5 आ गया होता। हम्म, काउंटडाउन, काउंटडाउन का मतलब वो बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन, अभी तो ये शुरुआत है, बर्थडे का काउंटडाउन शुरू होता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का 5 में 5 आ गया। 5 में 5 आता है ना, मुझे टेंशन हो जाता है कि भाई एक मतलब कुछ ज्यादा आ गया है और टफ करना होगा। कल मैं आपका टेस्ट लूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या करना है। चलो, 4 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 4 आया है। हाँ, ये किसी न किसी स्टूडेंट्स के प्री के एग्जाम में आया ही होगा। ओके, जो मुझे बहुत ज्यादा इजी नहीं लग रहा है, ये लग रहा है उसको मैं नहीं लेके आ रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश, इज अ डैश। अकल्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकल्ट? अकल्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, पहले मतलब बताना अकल्ट का मतलब, क्योंकि हो सकता है ये वाला हमने किया भी है और ये आ भी जाए आपके एग्जाम में। हाँ, अकल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज सुपर नेचुरल, नेचुरल से अलग, सुपर नेचुरल। ये वर्ड याद, अगर अगर आता है तो मत लिखो, अगर नहीं आता है तो लिख लीजिए, हो सकता है कि सिनोनिम्स में आ जाए। मैजिकल, सुपर नेचुरल। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपकी ड्यूटी, आपका नैतिक कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी ऑफिस वाली नहीं, समाज में आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक कर्तव्य। इनिशिएटिव लेना, पहल करना, कदम उठाना। और एसोसिएट तो पता ही है, एसोसिएट जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके एसोसिएट आपसे जुड़े हुए। तो आजादी का अमृत महोत्सव इज अ डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया क्या है? एसोसिएट है। एसोसिएट तो किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, एसोसिएट वो आपका एसोसिएट वो व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है, बट यहाँ किसी व्यक्ति का नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव एक प्रोग्राम है, एक कैंपेन है, ये पर्सन नहीं है, तो हटा दे। और आजादी का महोत्सव कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य नहीं है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, एक गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव, एक पहल की गई है, ठीक है ना ही सुपर नेचुरल है। किस लिए ये पहल की गई? टू सेलिब्रेट एंड रिमेम्बर आज़ादी का 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स इंडिया का पीपल कल्चर अचीवमेंट्स। दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया। एलियनेट करना का मतलब क्या होता है? एलियनेट करना मतलब सेपरेट करना, एलियन सेपरेट करना, तो ये तो सेंस नहीं जाएगा। विथ होल्ड करने का मतलब क्या होता है? विथ होल्ड करने का मतलब है रोक लेना, कंटिन्यू करना, किसी को भी रोक लेना, कंटिन्यू करना, विथ होल्ड, जाने नहीं देना। बट ये जो महोत्सव है ना, ये जो लोगों के महोत्सव, ये इंडिया के लोगों को क्या किया गया? इंडिया के लोगों को डेडिकेट किया गया, डेडिकेट। ओके, और अब मुझे बताओ कि सेलिब्रेटेड भी हो सकता था, अगर इंडिया के लोगों को सेलिब्रेट नहीं किया गया है, इंडिया के लोगों द्वारा होता तो हो सकता था। अगर ऐसा होता ना, दिस महोत्सव इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा सेलिब्रेट होता, तब हम सेलिब्रेटेड लगा देते। ये लोगों को डेडिकेट किया गया है, इंडिया के लोगों को, हु हैव नॉट ओनली, जो इंडिया के वो लोग जो बहुत हेल्पफुल रहे, जो बहुत इंस्ट्रूमेंटल, मतलब बहुत क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, क्या? इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार, इंडिया को यहाँ तक लाने के लिए जो लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। बस इसी के लिए नहीं, बल्कि डैश द पावर एंड पोटेंशियल, but also dash the power and potential to realize नरेंद्र मोदीज डैश ऑफ डैश। हाँ, तो चलो बताओ, थर्ड में क्या डिफरेंस दिखला? ये देखो, ये एक चीज याद रखना कि जो वर्ड ऑलरेडी, ये वाला क्लैरी वर्ब है, वर्ब में एस लगा है सिंगुलर, वर्ब में एस लगा है सिंगुलर, वर्ब में एस लगा है सिंगुलर। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो एस लगा है, बट पोजेस वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एस पहले से ही लगता है।
जैसे ये क्लैरिफाई होता है ना, क्लैरिफाई प्लूरल है, हम इसमें एस लगाकर सिंगुलर करते हैं, वर्ब में एस लग गया सिंगुलर हो गया। ओके, तो ये पोजेस प्लूरल है, और पोजेस का सिंगुलर होता है पोजेसेस। ठीक है, पोजेसेस। तो हमें हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए या प्लूरल वर्ब चाहिए? हमें प्लूरल वर्ब चाहिए ना, लोगों की बात हो रही है, इंडिया के उन लोगों को, द पीपल ऑफ इंडिया, जिनका योगदान इसी में नहीं है बट इसमें भी, दे पोजेस द पावर, पीपल के लिए है, तो प्लूरल आए, प्लूरल। ये वाला आपके शिफ्ट में आया था दीपा, तो बताइए क्या स्कोर था? जिसके पास, दे हैव द पावर टू रियलाइज, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी जी का क्या, इंडिया को 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मोदी जी का ग्राफिक, ग्राफिक क्या होता है? व्हाट इज ग्राफिक, जानते हो ना? ग्राफिक का मतलब होता है ना डिजिटल डिस्प्ले ऑफ डेटा। ग्राफिक्स हम करते हैं डिस्प्ले ऑफ डेटा, डेटा को हम डिस्प्ले करते हैं थ्रू ड्राइंग्स, थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू, कोई डेटा वगैरह, आंकड़े वगैरह को ग्राफिक्स, किसी भी चीज का डिजाइन्स के थ्रू, पिक्चरिस्ट डेटा भी बोल सकते हैं। ओके, तो मोदी जी का ख्याल, मोदी जी का विजन कि इंडिया आने वाले समय, मोदी जी का नजरिया, विजन, ठीक है, फोर साइटेडनेस, मोदी जी का डिजाइन नहीं होगा कि इंडिया आने वाले समय में आत्मनिर्भर बन जाएगा, ये मोदी जी का विजन है। ठीक है, एक विजन का मतलब दृष्टि भी होता है, आईज वाला विजन, और एक विजन का मतलब आपका विजन है, आपका ये ख्याल है, आपका ये नजरिया, आपका फोर साइटेडनेस है, आपने ये सोच रखा है। विजन 47 है मोदी जी का, और ये बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का विजन है, द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। ये तो ऑलरेडी 12 मार्च 21 से स्टार्ट हो गया है। बिगनिंग अ डैश टू आवर, ये तो अभी क्या है, एलोकेशन का मतलब होता है, फंड्स का एलोकेशन होता है। ठीक है, एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किसी खास मकसद से कोई चीज को बांटा गया है। ये बोल रहे हैं अभी तो एक शुरुआत है, ये तो जस्ट अभी काउंटडाउन है, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। कस्टम है रीति रिवाज, और ब्रेकडाउन का मतलब होता है, एक तो ब्रेकडाउन का मतलब होता है डीके होना, ओके, और एक ब्रेकडाउन का मतलब फेलियर भी होता है, तो होगा नहीं। ये बोल रहे हैं अभी तो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, अ काउंटडाउन। जैसे आपका आपका बच्चे करते हैं, अभी काउंटडाउन शुरू हुआ है, ठीक है, अभी तो 10 दिन, आपका बर्थडे आ रहा है तो बोलते हैं अभी काउंटडाउन शुरू हुआ, 1 तारीख से गिनना शुरू करते हो, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, कस्टम नहीं होगा ये कोई, दिस इज जस्ट अ कस्टम, ये कोई रीति रिवाज थोड़ी है। ये हमारा जो 70th एनिवर्सरी में, ये तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है। ठीक है, काउंटडाउन, न्यू ईयर का भी काउंटडाउन होता है, 25 दिसंबर आता है, बोलते हैं ना अब काउंटडाउन शुरू हुआ, अब काउंट कर 1 जनवरी आ जाएगा। तो काउंटडाउन का मतलब होता है ना दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, अभी तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, दिवाली का काउंटडाउन है। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। डरना नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। पहला वाला सेंटेंस अरेंजमेंट से पहला वाला दिया है, कभी कभी ना S1 यहाँ पे दिया होता है और S6 लास्ट में दिया होता है और बीच में PQRS रहता है, बट यहाँ पे पहला दे दिया है और लास्ट का यहीं पे दे दिया है। ठीक है, इसके और इसके बीच में आपका क्या आएगा, आराम से अरेंज करिए, टेक योर टाइम। डरना बिल्कुल नहीं है, टेक योर टाइम, बट द आंसर शुड बी करेक्ट। ही से शुरू, पहला वाला सेंटेंस को पढ़ लेना।
ऑप्शंस पे नजर डालिए, ऑप्शंस पे नजर डालिए और 3 ऑप्शन को सॉरी 2 ऑप्शन को किसी हाल में एलिमिनेट करिए। हमारा वाक्य प्रोनाउन से ही स्टार्ट है। ही नो लॉन्गर ड्रीम्ड ऑफ स्टॉर्म्स। अब ये इसको अब स्टॉर्म्स के सपने नहीं देखता था, ना ही वुमेन के सपने देखता था, ना ही घटनाओं के बारे में सोचता था, ना ही फिश के बारे में सोचता था, ना ही लड़ने झगड़ने के बारे में, लड़ाई झगड़ा, ना ही स्ट्रेंथ और ना ही वाइफ नॉर ऑफ हिज वाइफ के बारे में सोचता था। हाँ तो और पहला दिया हुआ है, ठीक है, पहला दिया हुआ है। ठंड लग रही है। ओ, दो ऑप्शन देखो, देखो दो ऑप्शन देखो, मेरे को क्या करना था ना, दे प्लेड लाइक ही तो चलो ही से शुरू हुआ, ही में तो प्रोनाउन से ही हमारे वाक्य को शुरू कर दिया, ही सब जगह है, सब जगह है। लेकिन मेरे को ये दे दिख रहा है, आखिर ये दे किसी के लिए होगा ना। दे प्लेड लाइक यंग कैट्स, वो यंग कैट्स की तरह खेलते थे इन द डस्क, शाम के समय। एंड ही लव्ड देम, ही जो है उन्हें पसंद करता था, एज ही लव्ड द बॉय। तो ये दे किसके लिए लगा है? ये दे प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो किसके लिए लगा है? हाँ, ये दे किसके लिए लगा है? ये दे लायंस के लिए लगा है ना। ही ओनली ड्रीम्ड ऑफ प्लेसेस एंड डैश ऑफ द लायंस ऑन द बीच नाउ। लायंस के लिए लगा है ना, लायन प्लूरल है, लायंस के लिए लगा है, तो ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के बदले ही तो प्लूरल नाउन लगेगा ना। कभी कभी हम लायंस को यंग कैट्स भी बोल देते हैं, बिग कैट, बिग, याद रखना बिग कैट बोल देते हैं लायंस को। हाँ, तो दे प्लेड लाइक यंग कैट्स इन द डस्ट, तो क्यू के बाद ही एस होगा। पहले हमारा प्लूरल नाउन होगा, फिर क्यू के बाद एस होगा। तो मेरा दो ऑप्शन हट गया, एस के बाद क्यू हटा और एस के बाद क्यू हट गया। काम आसान हो गया। तो या तो मेरा आंसर फर्स्ट होगा या तो मेरा आंसर सेकंड होगा, क्यू के बाद ऐसे। और चलो ठीक है, थोड़ा बहुत और भी आपको मिल गया। यहाँ क्यू के बहुत दूर में ऐसे, लेकिन यहाँ क्यू के साथ ऐसे, बट वैसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना हमें पता चला कि क्यू के बाद ऐसे, तो कभी कभी दूर में भी लग सकता है, कभी कभी साथ भी लग सकता है। अब आर और क्यू में देखो, आर और क्यू में कौन सा वाक्य है जो पहले वाक्य से इसकी हिंदी एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अमित, हिंदी भी कर दूंगी ना तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, हिंदी से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो ये बोल रहा है कि उसने, ही नो लॉन्गर, उसने अब वो इस चीज के सपने नहीं देख रहा था, पास्ट टेंस में। ही ने हाँ, ही ओनली ड्रीम्ड ऑफ, इस चीज के सपने नहीं देख रहा, तो अब वो किस चीज का सपना देख रहा था? ही ओनली ड्रीम्ड ऑफ प्लेसेस एंड लायंस। इसका मतलब है क्यू से शुरू हो, क्यू से, क्यू से शुरू होगा। ही ओनली, अब ये चीज का सपना नहीं देख रहा था, ड्रीम कर रहा था, अब ड्रीम ये सब चीज का कर रहा था। फिर एस में बता दिया लायंस को खेलते हुए देख रहा था। फिर पी में बताया ही नेवर ड्रीम्ड अबाउट द बॉय, बॉय के बारे में कोई होगा दूसरे, उसके बारे में नहीं कर रहा था। ही सिंपली वोक अप एंड लुक्ड, काम हो गया, आपको उतना लिंक करने की जरूरत ही नहीं है और आपके पास टाइम नहीं। किसका किसका करेक्ट हुआ है? मैं आपको हर लेवल का अरेंजमेंट करवाऊंगी। किसी किसी दिन आपको अरेंजमेंट इजी लगेगा, किसी किसी दिन आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट बिलीव मी, हम लोग जो ये लेवल का अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, इससे एक लेवल इजी आएगा एग्जाम। एक लेवल क्या हो सकता है, 2 लेवल इजी आ जाए, तो डरना नहीं है। लेकिन हम लोग का काम है ना, क्लास में मॉक्स में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करके जाए, ताकि हमें एग्जाम में वो चीजें इजी लगने लगे। करेक्ट हुआ है। ये सब जो लेंदी लेंदी आता है ना, आप कुछ नहीं करो। आप लोग जब अरेंजमेंट बनाने जाते हो ना, तो पहला सेंटेंस पे ध्यान दो, पहला सेंटेंस क्या से जुड़ रहा है और इससे जुड़ता हुआ कौन सा सेंटेंस आएगा। पहला सेंटेंस पढ़ के और थोड़ा ऑप्शन पे नजर डालना, थोड़ा सा ऑप्शंस पे नजर डालना, ऑप्शंस पे भी नजर डाल देना। और बीच में नाउन प्रोनाउन पे, ऐसा नहीं है कि पहले ही ढूंढने में लगे, बीच का कोई एक लिंक ढूंढना है। देखो पहला दिया है, ठीक है, पहला दिया है, लास्ट का दिया हुआ, बीच का अरेंज करना। और एक बार पहला पढ़ लो आप, एक बार पहला पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ये सब सिर्फ लेंदी होता है डराने के लिए।
लेकिन यू नेवर नो, एग्जाम में आ भी सकता है ऐसा वाला। थोड़ा सा पहला सेंटेंस का सिर्फ मीनिंग समझना है। अरे हाँ, टाइगर्स को हम लोग कैट्स बोलते हैं, कैट की तरह। बिग कैट टाइगर को बोलते हैं ना, टाइगर प्रजाति कैट वाली प्रजाति है लायन नहीं है, क्योंकि टाइगर का फेस कैट से मैच करता है ना, टाइगर्स के लिए बोलते हैं। थोड़ा सा ये वाला तो मेरे को इजी लग रहा है, ये इजी लग रहा है। हाँ, we do not know after 60 years of education how to protect ourselves against epidemics like cholera and plague। मतलब इतने साल एजुकेशन के बावजूद भी हमें पता नहीं है कि इन महामारी से कैसे प्रोटेक्ट करना है, कॉलेरा और प्लेग से। एजुकेशन की बात होगी। अब देखो, if our doctors could have started learning medicine at an earlier age, they would not have made a poor show। अगर डॉक्टर्स वगैरह बहुत शुरू से, देखो एजुकेशन की बात की है, यहाँ सेंटेंस स्टार्ट किया 60 साल के बाद भी हमें लड़ने नहीं आया, तो हमें पता नहीं है। तो अगर हमें 60 साल एजुकेशन के बाद भी नहीं आया, तो ये तो हमारे एजुकेशन को एक धब्बा है। एजुकेशन वर्ड है और यहाँ भी एजुकेशन, तो आई कंसिडर, मुझे लगता है कि इट इज वेरी सीरियस ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब होता है कलंक, धब्बा, ठीक है। इट इज अ धब्बा ऑन द स्टेट ऑफ आवर एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? आवर एजुकेशन जो 60 साल हमने पढ़ा है, डेट आवर डॉक्टर्स हैव नॉट फाउंड इट पॉसिबल टू इरेडिकेट। इतने पढ़ाई के बाद भी डॉक्टर्स ने अभी तक कोई उनको पता नहीं चला कि इन डिजीजेस को कैसे हटाना है। तो आर से ही शुरू होगा, और ये तो बड़ा इजी है, एक ही ऑप्शन आर से है, दैट इज ये तो एक धब्बा है, ये एजुकेशन पे एक धब्बा है कि डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे। फिर क्यों में बोला, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ होम्स, आई कैन नॉट से दैट आई हैव फाउंड एनी एविडेंस इन देम ऑफ नॉलेज ऑफ हाइजीन, ठीक है। फिर एस में बोला है, आई हैव द ग्रेटेस्ट डाउट वेदर हमारे ग्रेजुएट्स नो वन व्हाट शुड डू इन दिस केस। अगर सांप काट लेता है तो ग्रेजुएट बन गए, एजुकेशन कोई काम नहीं आ रहा है। और फिर पी में बोला, इफ अवर डॉक्टर्स, अगर हमारे डॉक्टर्स ने मेडिसिन की पढ़ाई बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दी होती ना, तो आज ये हाल नहीं होता। यही तो, दिस इज द डिजास्टर्स रिजल्ट ऑफ द सिस्टम अंडर विच वी आर एजुकेटेड, ठीक है। तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, आर होगा। इतने साल एजुकेशन पढ़ लिया, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो बोल रही है तो एक एजुकेशन के नाम पे धब्बा है, आर से ही शुरू। माय गॉड, एनीवन फ्रॉम शिखर राजस्थान, क्यों बुलाओगे क्या आज घर पे? राजस्थान से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स राजस्थान से है। अरे खुद रूम पे रहते हो तो रूम पे भी तो बुला सकते हो, दोस्त को बुलाने में क्या है। चलिए बनाने में लगाई। द वीक हैव नो, आराम से टाइम लीजिए, टाइम लीजिए। जो बच्चे जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं ना, बूढ़े वाले, हड़बड़ाना नहीं है। द वीक हैव नो प्लेस हियर, कमजोर लोगों के जगह ही नहीं है यहाँ पे, इन दिस लाइफ और इन एनी अदर लाइफ। ओके, कमजोर के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। कमजोरी लीड्स टू गुलामी, ठीक है। तो चलो बताओ। अच्छा, मेरे ऑप्शंस देखो, दो ऑप्शन पी से और दो ऑप्शन क्यू से,
इतना भी ना वो इतने मर्सीलेस बेरहम नहीं होते हैं जो पेपर आपका सेट करते हैं, वो आपका काम आसान करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी ऑप्शंस डाल दिया, वो वो ट्रिक्स वाले ऑप्शंस ही डालते हैं, आप आराम से लगा सकते हो। अच्छा, पी तो नहीं होगा। वीक लोग तो कमजोर होते हैं, दे डेयर नॉट अप्रोच अस, दे हैव नो पावर टू गेट अ होल्ड ऑन अस अंटिल द माइंड इज वीकेंड। ठीक है, आपको लगेगा अरे पी भी हो सकता है, द वीक मतलब दुनिया के सारे वीक प्लूरल है, ये भी आ सकता है। फिर लिखा है कि वीकनेस लीड्स टू क्यू से भी हो सकता है, दोनों लग सकता है, आप जाओगे वहां पे तो दोनों लग सकता है। लेकिन देखो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ पे वीकनेस की बात हो रही है, वीकनेस की वजह से वीकनेस लीड्स टू गुलामी। और यहाँ पे और डिटेल में बताया वीकनेस गुलामी को लीड करता है, और यहाँ डिटेल में बताया वीकनेस लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ, गुलामी में सब आ जा रहा है, मिजरी, दुख, दर्द, फिजिकल और मेंटल। वीकनेस तो डेथ के बराबर है। तो क्यू से ही शुरू होगा, क्यू से ही शुरू होगा ना, क्यू से ही शुरू होगा, पी से नहीं। और भी बताऊंगी पी से क्यों नहीं होगा, क्यू से ही शुरू होगा। अब क्यू के बाद क्या होगा, वीकनेस लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ मिजरी, फिजिकल, मेंटल, वीकनेस इज डेथ। हाँ, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, बहुत सारे क्यू के बाद आर भी बोल रहे हैं। ये देखो, ये दे किसके लिए, दे, बट ये लेकिन वर्ड, लेकिन वो हमें हार्म नहीं कर सकता है जब तक कि हम वीक नहीं पढ़ रहे हैं, अंटिल द बॉडी इज रेडी। ओके, जब तक कि हमारा बॉडी वीक नहीं पड़ रहा। ये किसके लिए, ये बोल रहे हैं ना, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, हमारे माइक्रोब्स के लिए। माइक्रोब्स आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, जो डिजीज कॉज करता है। तो हमारे अगल बगल इतने सारे कीटाणु हैं, बट ये कीटाणु ये कीटाणु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि हमारा बॉडी वीक ना पड़ जाए। अगर हमारा बॉडी इम्यून है तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो एस के तुरंत बाद ही आर आएगा ना, एस के बाद आर आएगा, और यहाँ आर के बाद एस है, तो ये तो हटी है। अरे ये तो, हाँ ये तो बड़ा इजी था। अगर आप ऐसा भी करते ना कि एस के बाद ही आर आएगा, यहाँ आर के बाद एस, गलत, यहाँ आर के बाद एस, गलत, यहाँ आर के बाद एस, गलत, एस के बाद एस के बाद आर है, इजी है। वो तो ये बोल रहे हंड्रेड्स ऑफ कीटाणु वगैरह होते हैं, जब तक कि हम वीक नहीं पड़ेंगे ना तब तक वो हमें इफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और पी में बोला है दे डेयर नॉट अप्रोच, ये हमारे अगल बगल भी नहीं आ सकता है। दे हैव नो पावर, जब तक कि हमारा माइंड वीक ना हो। ओके, और फिर आप बोल रहे हैं कि यही तो ग्रेटेस्ट फैक्ट है, स्ट्रेंथ लाइफ में बहुत जरूरी है। ओके, स्ट्रेंथ इज फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब है हैप्पीनेस। ओके, हैप्पीनेस, लाइफ इटर्नल, इमॉर्टल, मतलब वीकनेस इज कांस्टेंट। वीक पड़ हमेशा, वीकनेस आपको हमेशा तनाव में डालेगा, दुख दर्द में डालेगा। वीकनेस तो डेथ है, बट स्ट्रेंथ तो लाइफ है। स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग रहना है। हाँ, वेरी गुड अंशिका, सेम आपने ऐसे ही किया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वाला, मैं ना 5 ही लेके आई थी कि बच्चे मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, इतना लेंदी लेंदी ले आके दिमाग खराब कर दे रहे हो मैम। अब देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स बना ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है प्री डिस्पोज का मतलब है किसी चीज के प्रति आप झुकाव, किसी चीज से अफेक्टेड हो रहे हो, प्री डिस्पोज, नेचुरल झुकाव, आप वो चीज से बहुत तेजी से प्रभावित हो जा रहे हो। भगवान, कौन आ गया है। गुड़िया यादव, पीएफ जजेस, कितने बजे से क्लास चल रही है? क्लास तो 1:30 से होती थी ना मैम। माय गॉड। पता नहीं कब से 1:30 से क्लास कर रहे हैं। लिंक पकड़ना सीखिए, ट्रांसलेशन में कुछ नहीं होने वाला है। दो पी से है,
अच्छा, मेरे को बताना कि क्यू से क्यों नहीं शुरू होगा? क्यों नहीं शुरू होगा? एक मिनट देखो, कौन सा दो वर्ड एक जैसा दिख रहा है? एक दिख रहा है एक्सटर्नैलिटी, बाहरी, ओके, बाहरी सेंस में एक्सटर्नैलिटी, और यहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। तो दो वर्ड एक साथ हो रहा है, तो अब देखो क्यू और एस में कौन सा पहले होगा? क्यू और एस में दो, अगर आप बोलोगे ना कि मैम PQRS का रूल्स लिखवा दीजिए, मैं 2 पेज का रूल लिखवा दूंगी, बट सेंटेंस में काम नहीं आता हर सेंटेंस का। पहले तो बोलोगे ना इकोनॉमिक लैंग्वेज में इसको हम ये नाम देते हैं, ठीक है, इसको ये नाम से जाना जाता है, और एक्सटर्नलिटी के नाम के जाना, पहले हम किसी चीज का नाम बताएंगे ना, इसको ये नाम दिया जाता है इस वर्ड का, और फिर ये बोला है इसका प्रभाव क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। तो क्यू के बाद ही एस होगा ना, क्यू के बाद ही एस आना चाहिए। और अच्छा, क्यू के बाद एस यहाँ भी है लगातार ही रहेगा, क्यू के बाद एस यहाँ भी है, क्यू के बाद एस यहाँ भी है, और क्यू के बाद यहाँ एस दूर पे, यहाँ दूर है, यहाँ क्यू के बाद एस दूर है, लेकिन ठीक है। अब चलो, इतना तो पता चल गया, मतलब थोड़ा बहुत तो दिमाग में आ गया कि क्यू के तुरंत बाद इसको नाम एक्सटर्नलिटीज दिया गया है, और एक्सटर्नलिटीज का इम्पैक्ट क्या होता है, दोनों अगल बगल ही रहेगा, दोनों दूर पे नहीं रहेगा, अगल बगल रहेगा। अगल बगल यहाँ भी है, अगल बगल यहाँ भी है, अगल बगल यहाँ भी है। फिर कैसे किया है बताओ? पी से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा? क्यू से शुरू हो सकता है, नहीं, ओके, क्यू से नहीं शुरू का होगा ना, जार्गन लैंग्वेज में, ओके, इकोनॉमिक जार्गन में इट इज, इसको एक्सटर्नलिटी का नाम दिया गया, इसको। तो आप बोलोगे कि मैम अगर पहला क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे तो दो अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है ना, ओके, दोनों ने मिलकर दो अलग अलग एरियाज दिया है, एक है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक ने एनवायरमेंटल इकोनॉमीज पे काम किया है, दोनों ने अलग अलग एरियाज में काम किया है। तो अगर हम दोनों की बात करते तो हम दे लगाते हैं ना यहाँ पे, अगर हम यहाँ से लिंक करते तो दे लगाते, या दो व्यक्तियों की बात करते भी तो दे लगते, तो क्यू से नहीं शुरू होगा, ठीक है, क्यू से नहीं शुरू होगा। कहाँ चला गया? और पी से शुरू होगा, ठीक है, पी से ही शुरू होगा, क्यू से नहीं शुरू होगा। आंसर इज पी, ठीक है। हाँ, ये बोल रहे हैं ये दोनों ने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, अलग अलग एरियाज, बट दोनों में एक चीज कॉमन है, देयर वर्क, मतलब इनके वर्क में एक चीज कॉमन है, पी से ही शुरू होगा, ठीक है, पी से शुरू होगा, कॉमन है। और फिर हाँ, रुको, पी के बाद रुको, देयर इज वन इनकॉमन, इट इज टर्म्ड एज पी क्यू, ठीक है, नहीं एस के क्यू के बाद सही किया, सही है। देर मतलब उनके वर्क के लिए, ये दोनों रोमर और विलियम के लिए, सही है, ठीक है। पी के बाद इन्होंने बोला देयर इज वन थिंग इन कॉमन, तीनों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, बट तीनों एक चीज तीनों में कॉमन है, ठीक है। और बताया है प्रोडक्टिव एक्टिविटी हैज स्पिल ओवर्स, मीनिंग दैट इट कैन इम्पैक्ट एन अनरिलेटेड पार्टी, बट फिर इन इकोनॉमिक जार्गन इसको एक्सटर्नलिटी बोलते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी को। और फिर क्यू के बाद ऐसे, ये सही है, अभी तक चारों सही है, वेरी गुड उज्जवल। आपको याद होगा इस बार CDS का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ऐसे ही लेंदी आया था CDS के एग्जाम में, और कितना आया था, 10 आया था शायद, 10-15 आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, पूरे 10 में 10 आए थे। जो आप लोग इससे शुरू में, आज से 3-4 साल पहले शुरू में आप लोग टफ बोलते, कुछ भी चीज टफ नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे बनने लगेगा तो ईजी हो जाएगा। थ्रेड का मतलब होता है ना धागा, एक चीज, एक कॉमन धागा जो दोनों को जोड़े हुए, और थ्रेट का मतलब तो धमकी होता है, डेंजर होता है, ओके।
हाँ, PQRS के क्वेश्चंस बढ़ा दूंगी। मुझे शुरू में लगा ना कि आप लोग मैं ज़्यादा लाऊंगी, 7-8 लेके आऊँ। आयुष के भी 10 में 10 आए थे। मॉक में भी आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है, मॉक में भी आपका करेक्ट बनेगा, बट जिस दिन आप बीच का सेंटेंस को जोड़ना सीख जाओगे ना, वहां भी आपका करेक्ट बनेगा। किसी को S1 S6 इजी लगता है, किसी को कुछ इजी। पहला वाला सेंटेंस पढ़िए, इंडियन म्यूजियम्स टेंड टू बी ड्रेरी एक्सपीरियंस। ड्रेरी का मतलब क्या होता है जरा बताना, ड्रेरी का मतलब? ड्रेरी का मतलब बताना। इंडियाज म्यूजियम्स टेंड, ड्रेरी का मतलब होता है डरावना नहीं, डल। और बताया है, म्यूजियम में ले जाते हैं ना, ये मत छुओ वो मत छुओ, ऐसे कुछ बता रहे हैं। ओके, हाँ देख लो, एक पी से है, एक क्यू से है, 2 पी से है, 2 पी से है। पहले तो हम इंडिया के म्यूजियम की बात कर रहे हैं ना। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। अच्छे से देखिए, अच्छे से देखोगे एकदम समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमारे ये देखो देखो, हमारे म्यूजियम्स को भी थोड़ा कूल होना है। कूल मतलब ये मत समझना, ये मत समझना कि हमारे म्यूजियम को भी ठंडा रखना है, मतलब कूल रहना है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना है। तो ये ना, ये वाले के लिए बोल रहे, इवन द लोवरी दैट अट्रैक्टेड एन आई पॉपिंग इतना मिलियन विजिटर्स, इस म्यूजियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मोनालिसा के फोटो के साथ वहाँ अलाउड है। इंडियन म्यूजियम में तो सब कैमरा उमरा बाहर रखवा देते हैं, यहाँ पे इस म्यूजियम में ना लोग सेल्फी लेते थे मोनालिसा के साथ। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे म्यूजियम में भी ऐसा होना चाहिए ना, कूल होना चाहिए, ये बाधा है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो पी के तुरंत बाद क्यों हो, टू, हमारे म्यूजियम्स को भी कूल होना है, जैसे ये सारे म्यूजियम्स कूल है, यहाँ वाला पी के तुरंत बाद क्यू चाहिए। बट यहाँ तो जो बच्चे 4 बोल रहे थे ना, क्यू के तुरंत बाद पी, पी के तुरंत बाद क्यू यहीं पे है, ठीक है। और देखो देखो, पहले करते हैं हम पहले ना देखो बताएंगे कि इंडियन म्यूजियम्स एक डल एक्सपीरियंस है। इंडिया के म्यूजियम में जाओगे ना, एक डल एक्सपीरियंस है। डल क्यों है, बोरिंग क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रन को ले जाया जाता है, ठीक है, एंड दे आर, और बोला जाता है कि एकदम चुप रहना, कोई भी चीज मत छूना, ठीक है। इसीलिए ट्रूप्स ऑफ, मतलब नंबर्स ऑफ रेस्टलेस स्कूल चिल्ड्रन बहुत एकदम रेस्टलेस होके जाते हैं वहां पे, उन्हें बोला जाता है एकदम चुप चुप बात करना, हल्ला नहीं करना और कुछ छूना नहीं है। इसीलिए ये डल एक्सपीरियंस हो जाता है, एस से शुरू हो, बहुत डल है। अ चेंज ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड फॉर मतलब रिक्वायर्ड। ये जो अप्रोच है ना, बच्चों को कहा जाता है ये मत करो, ये इसको बदलने की जरूरत है। और फिर एग्जाम्पल दिया है, कि यहाँ पे बड़ा कूल है, यहाँ तो लोग सेल्फी लेके भी, मोनालिसा के फोटो के बगल में सेल्फी लेके भी फोटो वोटो खिंचवाते हैं, तो इंडियन म्यूजियम में भी ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, तो ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। 10 में 10 आया कृष्णा, 10 में जिसका 10 आया, वेरी गुड, गुड गोइंग। ये डरना नहीं है, ओके, धीरे धीरे, अभी हम लोग के पास टाइम है, जिसका नहीं भी बन रहा है ना, डर से सरेंडर नहीं कर देना है।
अभी हम लोग के पास टाइम है, आराम से ये इम्प्रूव हो जाएगा। बस आपको ना कभी भी हिंदी करने की कोशिश मत करिए। ये बोलना ना कि जब तक सेंटेंस का पूरा हिंदी नहीं होगा कहाँ से बनेगा, हिंदी कर भी लोगे तो फिर भी नहीं बनता है। ठीक है, चलो आ जाओ, वेरी गुड, जिसके अच्छे मार्क्स आए। अब आ गया हमारा पैसेज। पैसेज के बाद मैं फिर एंटोनिम्स करवाऊंगी। 5 में 2 आया, हो जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। सीडीएस में जो बच्चा 10 में 10 लेके आ रहा है मतलब वो परफेक्ट है। सीडीएस का बहुत लेंदी आता है। ये वाला रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं है। चलो, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, तो ये तो अभी हम छोड़ देंगे। हम थीम तो बिना पैसेज पढ़े थीम समझ में ही नहीं आएगा, ये क्वेश्चन छोड़ो। व्हाट इज द टाइटल फॉर द पैसेज, ये सब क्वेश्चन मैं अपने से डालती हूँ। आपसे वादा किया है ना कि हर पैसेज में टाइटल, थीम और वो सब लेके आऊंगी। ठीक है, ये भी छोड़ दो, ये इसको भी पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ये भी आपको पढ़ के ही पता चलेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब टाइटल थीम मैंने अपने से जोड़ लिया है। लाइव क्लास में नहीं बनता है, वैसे बन जाता है, तो मतलब क्या चाहते हो, लाइव क्लास छोड़ दूँ, रिकॉर्डेड में बनाओ। The East India Company was encouraging the export of Indian manufacturers. जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, ओके, जो ब्रिटिश कंपनी इंडिया में था, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में मतलब एक्सपोर्ट को एनकरेज कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो किस वजह से, किस वजह से, ठीक है। दूसरा, द पीपल ऑफ इंग्लैंड यूज्ड इंडियन क्लोथ्स, इंडिया के लोग, सॉरी, इंग्लैंड के लोग इंडियन क्लोथ्स यूज करते थे। क्यों? इंडियन क्लोथ सस्ता था, इंडियन क्लोथ्स का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता था, लाइट था, उनको बाहर का फॉरेन और इंपोर्टेड क्लोथ पसंद आता था इंडिया से लेके। व्हाट डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर डू, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने क्या किया इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से compete करने के लिए? ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, पैसेज में दिया होगा। थोड़ा टाइम और चाहिए। अच्छा, न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन द पैराग्राफ का मतलब क्या है? ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो ये लाइन जरूर होगा वहां पे इन्वर्टेड कॉमर्स में ही। न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है पैसेज के अनुसार? ओके, दे दूंगी टाइम। ये बूढ़े बच्चे ना मुझे टॉर्चर करते हैं, डन 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 करने लगते हैं, मुझे लगता है सबका हो गया। अच्छा, मेरे को बताओ, एक आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताओ कि एक पीक्यूआरएस में मुझे कितना टाइम देना चाहिए? बताओ, एक पीक्यूआरएस में कितना देना चाहिए? 10 मिनट देना चाहिए। आप जितना टाइम बोलोगे कल से मैं उतना ही दूंगी। इतना पीटूंगी ना, जो बोलेगा सीजीएल टीयर 2 में डिफिकल्ट आया था, इसका मतलब है कि अभी आप मेंस तक पहुंचे नहीं, इससे डिफिकल्ट नहीं आता है। 2 मिनट देना है? अच्छा, 1 मिनट और 2 मिनट, 1.5 या 2 मिनट मांग रहे, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीजीएल में इससे टफ आया था पिछले बार का, जरा सीजीएल का जाके पीक्यूआरएस देखना है, आया ही नहीं था पिछले बार। मेंस में नहीं आया था, कितना पढ़ाया था मैंने, पीक्यूआरएस आया ही नहीं था। अब देखो इस बार आ जाए, हर साल आता है, पिछले साल नहीं आया था। मुझ पे गुस्सा हो रहे थे सब। चलो लेट्स स्टार्ट।
बूढ़े बच्चे डन डन बोलेंगे तो मैं नहीं स्लाइड बदलूंगी। जो न्यू वाले बच्चे डन बोलेंगे तभी बदलेगा स्लाइड। जिसको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया बताओ कि ये किसके बारे में है? पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा ना, किसके किसके बीच मतलब क्या बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का कंपनी था इंडिया में, हाँ उनके बारे में और इंडियन गुड्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपोर्ट। हाँ अभी तो सब पूछ लूंगी तो आंसर बता ही दोगे। नेक्स्ट। हाँ जब आई एम न्यू स्टूडेंट और डन बोलेंगे तभी मैं स्लाइड बदलूं। देखो वो वाला आ गया, जो इन्होंने हाईलाइट करके दिया था ना, न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो न्यू स्टूडेंट्स डन, न्यू स्टूडेंट डन। हाँ हैवी ड्यूटी, हाँ ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स। स्टार्ट किया जाए ना, स्टार्ट किया जाए। आई एम अ नियोफाइट। व्हाट कैन बी द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज पढ़ के क्या है, क्या सारांश, समरी क्या निकाला, क्या थीम बनेगा। फोर्थ वाला तो पता नहीं क्यों दिया है। पूरे पैसेज में रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवलिस्ट थे, उनके लाइफ के बारे में बताया गया, पर्सनल लाइफ के बारे में, शादी किसके की, कितने बच्चे थे रॉबिन्सन क्रूसो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। पूरे पैसेज में यूरोपियन कंट्रीज का 18th सेंचुरी में इकोनॉमी पॉलिसीज के बारे में थोड़ी बताया। टेक्नोलॉजी में ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो, ये नहीं है पूरे पैसेज में ना। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस इंडियन कंपनी का ट्रेड और गुड्स के कंपैरिजन हो रहा है, उनके गुड्स के। तो आंसर इज, पूरे पैसेज में यही बोला गया। व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। व्हाई नॉट सी। सी कैसे हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा 18th सेंचुरी में कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए गए,
यहाँ तो बस फाइन इम्पोज किया जा रहा था जो लोग इंडियन गुड्स, ये तो थोड़ा सा बता दिया, बट पूरे पैसेज में तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन ट्रेड के बारे में है ना, उसी से उसका थीम बनेगा ना। थोड़ा बहुत जिक्र सबका रहेगा, बट आपको थीम देखना। वुलन छोड़ के तो वो लोग कॉटन पहन रहे थे। इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन फैशन, कि पूरे पैसेज में इंडियन टेक्सटाइल और यूरोपियन के फैशन के बारे में था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पूरे पैसेज में ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब उनके प्रोसेस, मतलब तरीका, और ब्रिटिश टेक्सटाइल का जेलसी, इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड का जो वो जिस तरह से बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस मेथड्स था उनका, और ब्रिटिश उनसे जल रहे थे, पॉपुलर हो रहा था इंडिया का प्रोडक्ट्स। और ये तो इजी है। ओके, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अब टोन तो सबने पढ़ लिया हो। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन ऑफ द पैसेज ह्यूमरस थोड़ी है, लाइट हार्टेड, कोई मजाकिया वाला थोड़ी है। और नैरेटिव का मतलब है कोई कहानी थोड़ी सुनाई जा रही है, कोई इंसिडेंट या घटना सुनाई नहीं जा रही। और आर्ग्यूमेंट और आमना सामना कहीं नहीं हो रहा, कहीं भी बात विवाद आमना सामना नहीं। इट्स एनालिटिकल, एनालिसिस किया जा रहा है। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल भी है, इतिहास में क्या हिस्ट्री रहा है ब्रिटिश और इंडिया कंपनी का, और इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और इसका, तो एनालिसिस किया। इसका टोन एनालिटिकल टोन। द ईस्ट इंडिया कंपनी was encouraging the export of Indian manufacturers. क्यों? जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो एनकरेज सपोर्ट कर रहा था कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को क्यों सपोर्ट कर रहा था? इट वाज फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक मतलब बहुत परोपकारी था, रतन टाटा की तरह ये परोपकारी थे, इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। इट वांटेड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कि ये फूले फले और ट्रेड में ये इतना अच्छा कहाँ से हो गए। इनको फायदा हो रहा था ना, इनको फायदा हो रहा था इंडियन गुड्स जो उनके कंट्री में बिक रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, अपने कंट्री से गुड्स वगैरह मंगवा के एक्सचेंज करके इंडियन स्पाइसेस वगैरह वो सब खरीद रहे थे। ठीक है, और इंडियन मार्केट वहां बड़ा हो रहा था, क्योंकि प्रॉफिट है फ्रॉम द सेल ऑफ इंडियन गुड्स। ठीक है, इंडियन गुड्स को इंडिया से खरीद के इंडियन गुड्स को अपने यहाँ बेच के पैसे कमा रहे थे। इंडियन किंग्स कहाँ से आ गए? ऑप्शन तो अच्छा दिया है, इंडियन किंग्स का तो जिक्र ही नहीं। द पीपल ऑफ इंग्लैंड यूज्ड इंडियन क्लोथ्स, क्यों? पैसेज के अनुसार इंडिया के इंग्लैंड के लोग इंडियन क्लोथ्स क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि वो सस्ता था? नहीं, वो लाइट था, लाइट कॉटन का बना हुआ था, सस्ता और वो सब का नहीं था, लाइट कॉटन। उनका जो कोर्स, कोर्स मतलब था ना, एक जगह लिखा हुआ था, ये जो कोर्स रफ वुलन उनको छोड़कर उनको लाइट कहीं पे था, हाँ, दे बिगेन टू रिप्लेस द कोर्स। कोर्स का मतलब होता है बहुत रफ वुलेंस को छोड़कर इनको लाइट कॉटन अच्छा लग रहा था। और अभी भी आप देखो ना, कॉटन कोर्स बहुत रफ, अभी भी आप देखोगे इंडिया में भी, ठीक है, कॉटन इंडिया ही से निकल के आया है, बट अभी भी अगर कोई कपड़े खरीदते जाते हो ना, तो सबसे महंगा इंडिया में कॉटन ही मिलता है। कॉटन क्लोथ्स जो असली होते हैं वो सबसे महंगा होता है, असली वाला कॉटन। एक और, व्हाट डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर डू? और जब भी मैं आपका टेस्ट वगैरह लूँ ना, ठीक है, तो कोई नया वोकैब डालूँ तो डरना नहीं है। ठीक है, मैं बार बार वही वोकैब नहीं डालूंगी ना जो आपको पहले से पता है। तो टेस्ट में कुछ नया वोकैब आ जाता है ना, तो दुनिया खत्म नहीं हो रहा है। जब डिमोरलाइज मत होना, डार्क रूम में अपने आप को बंद मत कर लेना डिमोरलाइज। मॉक का मतलब है कुछ नया आए और हर मॉक में आप कुछ सीख के जाएं। हाँ, क्या उन्होंने किया इंडियन मैन्युफैक्चरर से कम्पीट करने के लिए? इन्होंने क्या किया, उस लेडी का 200 फाइन लगा दिया। अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि हैवी ड्यूटीज लगाओ ऑन इंपोर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ्स।
ओके, इंडियन क्लोथ्स जो ब्रिटिश में रह रहे हैं और इंडियन क्लोथ्स मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था, या लास्ट में ही था ना, देव हैवी टैक्स लगा दिया गया ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ताकि कल मॉक है, कल मैं आपका मॉक ना बैठ के लूंगी, रेडी रहना, ठीक है। हाँ, इम्पोर्ट कल मैं आपको वो जो अनअकैडमी वाला सिस्टम होता था ना, मैं देख ले रही हूँ, मैं दोनों मेथड ट्राई करूँगी, लास्ट में आप लोग जो बोलोगे उसी में होगा। कल मैं आपका मॉक बैठ के लूंगी, ठीक है, चेयर पे बैठ के लूंगी, और वो पोल सिस्टम रहेगा, पोल। फिर एक दिन एक और पोल, कल 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 मैं लाइव क्लास में, लाइव क्लास 1 बजे, जो 1 बजे से आपकी क्लास होती है ना, कल के क्लास में मैं पोल सिस्टम में आपका मॉक लूंगी। मैंने भी तो बहुत दिनों से फटाफट पोल नहीं किया है ना, 1 साल हो गया, तो मुझे भी थोड़ा जल्दी जल्दी पोल की हैबिट डालनी है, अनअकैडमी वाला लाइव क्लास में पोल, और एक दिन मैं यूसी लाइव ऐप पे भी एक मॉक रखूंगी, आप देख लेना। यूसी लाइव वाला मॉक कैसा होगा मैं दे दूंगी, और टाइम बता दूंगी, आप बना के रखना, नेक्स्ट डे आके मैं डिस्कस करूंगी, ओके। कल, हाँ, पोल सही रहता है ना। अनअकैडमी बंद हो गया, अनअकैडमी पे आ जाओ। अनअकैडमी बंद हो गया है, एसएससी विंग तो पूरी तरह से बंद ही है। ये हम लोग को ना एंटोनिम करना है, लिखा है नहीं मैंने, लेकिन आपको एंटोनिम करना है। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, एक मिनट रुको, 7th क्वेश्चन छोड़ा है क्या मैंने? अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 7th क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, क्या लग रहा है? अब हम न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पे जाएंगे, पहले तो हम अपने ऑप्शन देख लेंगे, बिना ऑप्शन दे। न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द बिगनिंग ऑफ कॉलोनिज्म। तो कैसे पता चल रहा है? चलो, अरे सॉरी, क्या लग रहा है कौन से रेवोल्यूशन की बात हो रही? पूरे पैसेज में ना इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब की बात हो रही है, ठीक है। इंडियन सिल्क और इंडस्ट्री की बात हो रही है, फॉरेन मार्केट और एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा ना। हाँ, और थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। 18th सेंचुरी में शायद, मुझे जहां तक याद है 18th सेंचुरी में हुआ था ना मिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, शायद 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये वाला होगा। नेक्स्ट वाला आज एंटोनिम, एंटोनिम बता। आज सारे सही हो रहे हैं ना, कल सही करके दिखाना। 45 क्वेश्चंस कल करवाऊंगी मैं आपको। बारबेरिटी का मतलब होता है निर्दयता, एकदम क्रूएल्टी, ठीक है, क्रूएल्टी, मर्सीलेसनेस, निर्दयी, मर्सीलेसनेस, क्रूएल्टी। तो कैलेस का मतलब भी होता है निर्दयी, ये और दूसरा ना, दूसरा तो अच्छा, ये तो ऑप्शन अच्छा दिया है, ये बारबेरिटी नाउन है और कैलेस एडजेक्टिव है, कैलेस एटीट्यूड। और कोई वर्ड नाउन फॉर्म में हो तो एडजेक्टिव उसका ऑप्शन नहीं होगा ना, नाउन ही आएगा। और वैसे भी ये सिनोनिम है, ठीक है। राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, एनिमिटी, दुश्मनी। तो आंसर इज कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है दया, सिंपथी एंड ऑल। और एक चीज और याद रखना, एनिमी का स्पेलिंग ये है दुश्मन, और जब इससे दुश्मनी बनता है तो इसमें से ई हट जाता है, ये वाला ई हटा है। His mother never held a grudge against his father.
सिंपथी और एम्पथी में मेरे पास कुछ प्रॉब्लम लेके आते हो, मैंने ऊपर ऊपर सिंपथी दिखा दी, बट एम्पथी मतलब अपने आप को आपकी जगह पे रख कर आपके प्रॉब्लम को रियलाइज करना, एहसास होना, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। ग्रज का मतलब मेरे फादर को मेरे मदर को मेरे फादर से कोई दुश्मनी और कोई दुर्भावना, कोई डिसलाइक, कोई कड़वाहट नहीं थी। एक मूवी देखा होगा, एक मूवी भी है ग्रज, दूसरे के खिलाफ ग्रज, दूसरे के लिए कड़वाहट, एनिमिटी, ठीक है, एनिमिटी, कड़वाहट, डिसलाइक। तो रैंकर का मतलब भी होता है हेटरेड, डिसलाइक, ये भी सिनोनिम है। और मैल वाले वर्ड भी मेलिवलेंस, दूसरे के प्रति दुर्भावना। क्या क्या पूछ रहे हो सब? एंटीपैथी मतलब दुर्भावना, नेगेटिव फीलिंग, और अपैथी का मतलब कोई फीलिंग है ही नहीं, उदासीन। सब पढ़ा दिया, अभी पूछ रहे हो ये सब? पुटिंग वन सेल्फ, अभी तो मैं आपका फ्रेजल वर्ब सब कलेक्ट कर रही हूँ। We should plan our actions judiciously before going to war. एंटोनिम बताना। अफेक्टिव कोई वर्ड नहीं होता है, इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव होता है, अफेक्टिव नहीं होता। जुडिशियसली मतलब एकदम सोच समझ के, एकदम वाइजली, कोई भी चीज को एकदम सेंसिबली, सेंसिबल वे में, सोच समझकर, सगैशियसली, वाइजली, एकदम समझदारी के साथ, सोच समझकर, वेरी प्रूडेंटली, इसको आप केयरफुली भी बोल सकते हो, चीजों को समझदारी से यूज करना है। ओके, इररेवरेंट का मतलब क्या होता है जरा बताना? इररेवरेंट का रेवरेंट मतलब रिस्पेक्ट, और इररेवरेंट इज डिसरिस्पेक्ट। रैशनल, रैशनल मतलब सेंसिबल, और ये तो इनसेंसिबल है। इररेलेवेंट इज बेतुका, नॉट रिलेटेड। और इरिटेटिंगली तो पता है, इरिटेटिंगली मतलब अनॉय करना, परेशान करने वाला, इरिटेट करना। तो ये देखो, चीजों को समझदारी से, केयरफुली, सोच समझ के, एकदम दिमाग लगाकर यूज करना है। और ये तो इनसेंसिबल, इनसेंसिबल, लॉजिकल, इनसेंसिबल। ये जो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जुडिशियस, प्रूडेंट, इसका बहुत सारा मतलब निकलता है। केयरफुल भी जाता है, समझदारी से, सेंसिबली, लॉजिकली यूज करना है। द शेफ रिक्वायर्स डैश वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड। अच्छा, हाँ, ये तो इजी है, ये तो इजी वाला आ गया। स्टेल का मतलब होता है बासी, ठीक है, बासी का कुछ मुझे बता दो। रॉटेन, कभी कभी, हाँ, रॉटेन बता दो, और मतलब सिनोनिम्स बता दो, सिनोनिम्स। नकली पूड़ी वाला बता दो। स्टेल, बासी, नकली पूड़ी से रेड, छुटकारा पाना है, दूध फट गया है, बासी, फेटिड, स्टेल, अनहेल्दी, ओके, रैंसिड, हाँ, प्यूट्रीफाइड, रैंसिड, बासी, खराब खाना। तो इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेश। अब ये मत समझना कि मैम शेफ को ग्रीन वेजिटेबल्स भी तो हो सकता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों डालोगे, हमें स्टेल वर्ड का एंटोनिम बताना है। ओके, हाँ, मैं, मुझे पता है हमारे स्टूडेंट्स का दिमाग एग्जाम में कहाँ कहाँ जाएगा। हमें लीफी वेजिटेबल्स चाहिए, साग सब्जी वाला, तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। हम लोग एंटोनिम्स कर रहे हैं। सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, ठीक है, कोई भी चीज आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। इमिटेशन का मतलब भी है नकल, किसी भी चीज का कॉपी है, ये भी आर्टिफिशियल के सेंस में ही जाएगा, रियल नहीं। आंसर इज नेचुरल। कैंडिड, कैंडिड,
कैंडिड का दो मतलब होता है। एक तो कैंडिड का मतलब होता है बहुत बोल्ड, बहुत बोल्ड भी होता है। ओके, जो लोग बहुत बोल्ड है, जो लोग बहुत फ्रैंक है, और जो लोग बोल्ड और फ्रैंक होते हैं ना, वो बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं, ईमानदार होते हैं, सिंसियर होते हैं। दो मतलब जाता है। तो हाँ, कभी कभी कैंडिड का एंटोनिम में टिमिड भी होगा, डरपोक भी हो सकता है, बोल्ड। बट यहाँ एक ऑनेस्ट मतलब जाता है। तो ऑनेस्ट का उल्टा क्या हो? डिसऑनेस्ट। और टेंडर का मतलब है बहुत नाजुक, बहुत डेलिकेट। गाइललेस का मतलब क्या होता है? गाइल लोग ये जो होते हैं ना, बहुत गाइस गाइस करके आपको बेवकूफ बनाते हैं, और ये गाइललेस लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ये इसका सिनोनिम में चला जाएगा, सिनोनिम में चला जाएगा। और इररेलेवेंट मतलब जो रेलिवेंट नहीं है, बेतुका। रिलक्टेंट, टेंटर हुक्स का मतलब होता है नर्वस होना। हाँ, एक मेरे को बताना कि डाउट्स वगैरह भेज रहे हो आप लोग? जो आपको दिया है डाउट्स वगैरह, विकास से पूछा है तो उसने बोला मैम अभी 50-60 डाउट आया है। भेज रहे हो डाउट्स? नॉट मतलब कोई नियम पूरा नहीं करना है कि मेरे तरफ से 5 डाउट मैम, और उसकी तरफ से 3 डाउट। अच्छा अच्छा वाला डाउट भेजिएगा, वही भेजिएगा जो एग्जाम्स में, जो आपसे नहीं बना, कहीं से उठा के नहीं भेज देना है। ओके, वही वाला भेजिएगा जो आपसे नहीं बना है। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, हिचकिचाना किसी चीज को लेकर, अनविलिंग होना। अनविलिंग है, रिलक्टेंट है, अनविलिंग है, समझ में नहीं आ रहा है, इनडिसाइसिव है, सिटिंग ऑन द फेंस, हिचकिचाहट है, क्या करे क्या नहीं करे, रिलक्टेंट है, अनिच्छुक है, कोई इच्छा नहीं है। तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? एंथुजियास्टिक। डाउट कहाँ भेजना है? एड्रेस अपना भेज रही हूँ, यहीं पे भेजना, यहीं पे भेजना, एड्रेस पे पोस्ट करना। @gmail.com। हर दिन ये लिख के देती। और काइंडली अच्छे अच्छे ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को अच्छा अच्छा वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन भेजना। जो आपका टफ वाला था रॉन्ग हो गया। वाई नॉट? रिलक्टेंट का मतलब है हिचकिचाना। ओबीडियंट का मतलब तो बहुत ड्यूटीफुल होना, बात मान लेना। डेस्परेट का मतलब होता है रेस्टलेस, बेचैन होना। कूल एंड काम रहता है ना, बहुत कूल एंड काम का डेस्परेट हो सकता है। The movie's plot was predictable with cliched twist and turn. हाँ, मॉक में जो रॉन्ग हुआ है वही भेजोगे ना, जो करेक्ट हुआ है क्यों भेजोगे? मॉक में जो रॉन्ग हो गया है, कंफ्यूजन हो रहा है, या अननेसेसरी ना डाउट्स को बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं भेजना है। मॉक में जो रॉन्ग हो गया है और सही आंसर के बाद अगर वो समझ में आ गया ना, आंसर देखने के बाद समझ में आ गया, वो मत भेजिए। जो आंसर देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा वही भेजना। जैसे बोलते हैं ना, यार ये मूवी का कहानी तो बहुत प्रिडिक्टेबल है, बहुत प्रिडिक्टेबल है, मतलब हम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होना है। ओके, बहुत क्लियर है, प्रिडिक्टेबल है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि क्या होने वाला है लास्ट में। ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं ये, लेकिन क्लीशे, पुराना घिसा पिटा ट्विस्ट और टर्न्स है, कुछ नयापन नहीं है। तो क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड होगा ना, अनएक्सपेक्टेड। ये फेलिसिटियस का मतलब क्या होता है? सॉरी, इसका मतलब क्या होता है? बताना। फेलिसिटियस का मतलब है एकदम आसान करना। हट, वो तो फैसिलिटेट करना है। इतना पीटूंगी उसी लिए बोला है मैंने। वो तो फैला नहीं, नहीं, वो अलग वर्ड है। ओके, फेलिसिटेटिंग, फेलिसिटी,
हैप्पीनेस वो अलग वर्ड है। अच्छा, फेलिसिटेट किया गया है, वो अलग वर्ड है। क्या है? हैप्पीनेस बिल्कुल बहुत पीटूंगी, मैं वेट कर रही हूँ। वो फेलिसिटी अलग वर्ड है, ये फेलिसिटियस अलग वर्ड है, फेलासिटी ये अलग वर्ड है। हैप्पीनेस, फेलिसिटेशन समारोह होता है जहाँ पे, अब गूगल कर रहे होंगे, गूगल कर रहे हो। फेलिसिटियस मोमेंट का मतलब होता है ना बहुत अपॉर्चुनेट, बहुत फेवरेबल, अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, अप्रोप्रिएट, ऑस्पिशियस मतलब फेवरेट, फेवरेबल, अप्रोप्रिएट, अपॉर्च्यून, अप्रोप्रिएट, अपॉर्च्यून मोमेंट, एकदम सही समय, एप्ट। हाँ, अब तक तो सबने गूगल कर ली, मैंने इसलिए पूछा ना। होलसम नहीं, होलसम थोड़ा हेल्दी हो गया, मुझे लग रहा था कि ये फेलिसिटी से कंफ्यूज होंगे। फेलिसिटेशन समारोह होता है तो ये अलग वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत फेवरेबल, बहुत अप्रोप्रिएट, सही उपयुक्त समय। तो ये नहीं हो, और इनफेलिसिटीज का मतलब है जो सही समय नहीं, तो आंसर तो ये अलग हो। एविडेंट का मतलब है क्लियर। अनडेविएटिंग, अनडेविएटिंग का मतलब है जो ट्विस्ट और टर्न नहीं ले रहा है, एकदम सीधा, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। प्रेडिक्टेबल, द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज। अभी स्टूडेंट्स का मोरल हर मेंस में वैसे ही करना होता है, टीचर को पता होता है ना। स्टूडेंट्स अभी अभी बेचारे प्री थे, प्री में थे तो इनको मैं बच्चा समझती थी कि प्री का बच्चा है, और अचानक 15 दिन बाद मेंस में आए, तो 15 दिन बाद ही आपको बड़ा समझा जाता है। 15 दिन में आप बहुत बड़े हो जाते हो जब मेंस के बैच में आ जाते। तो टीचर का काम होता है शुरू में टफ टफ नहीं दे देना है, शुरू में बहुत टफ टफ क्वेश्चन करवा देना है ना। बच्चा बोलेगा मेंस लेवल, मेंस लेवल, मेंस लेवल और प्री लेवल इंग्लिश में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्री और मेंस में बहुत ज्यादा लेवल का डिफरेंस नहीं होता है, डरना बिल्कुल नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये बेचारा डर जाएगा इंग्लिश से, इसको पहले मॉडरेट लेवल में करवाया जाए जैसा एग्जाम में आता है। उसके बाद नवंबर में आते हो, ठीक है, नवंबर में एंटर कर रहे हो, नवंबर के बीच से फिर थोड़ा सा लेवल हाई, थोड़ा सा लेवल हाई बच्चों को निखारना होता है। लेकिन जब एग्जाम्स पास आने वाला होता है, एग्जाम के 15-20 दिन पहले कोई भी टीचर को देखोगे, और देखोगे क्या करना भी चाहिए, टीचर को एकदम एग्जाम लेवल करवाना है, ठीक है। एग्जाम लेवल इजी होता है जो बाकी उसे कराते थे, नहीं तो बच्चों का मोरल डाउन हो जाएगा। ओके, क्रोनिक, जैसे उसको तो ये क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक बीमारी मतलब वो बीमारी जो एकदम परमानेंट है, जो लंबे समय से चल रहा है, परमानेंट बीमारी, फॉर अ लॉन्ग टाइम जो चल रहा है। कभी हम इसको क्रोनिक को ना इनेट के सेंस में भी लगा देते हैं, जन्मजात, इनहेरेंट। क्रोनिक है, अस्थमा का पेशेंट है जन्म से, ओके, परसिस्टेंट, लगातार ये चलते आ रहा है लंबे समय से, तो क्या क्या बोलोगे? बहुत इसको, हाँ, बहुत ये बीमारी जकड़ा हुआ है, जन्मजात है, तो ये तो यूनिवर्सल नहीं। माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है ना नॉट वेरी सीरियस, नॉट वेरी सीरियस, माइल्ड, हल्का फुल्का। The long-standing feud between the two villages was settled due to the intervention of the two chiefs. ये तो बना लो, माइल्ड फीवर है, हाँ, हल्का फुल्का फीवर। टीचर भी बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत डांटते वगैरह नहीं। फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, फाइट। लड़ाई झगड़े का पता ही है, ब्रिक बैट, स्कर्मिश, स्कफल, बहुत सारा वर्ड पता है। तो लड़ाई झगड़े का उल्टा क्या है? हारमोनी, ओके, पीस, हारमोनी, हारमोनियम से एकदम पीसफुल म्यूजिक। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है जरा बताना? हम्बल का मतलब बहुत विनम्र होता है। और ये जो फ्यूड है ना, क्या लग रहा है ये फ्यूड का, क्या लग रहा है? नाउन है ना? लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, बट हम्बल तो एडजेक्टिव है। अगर कोई वर्ड नाउन फॉर्म में है तो हमें नाउन ही चुनना है।
हाँ हाँ चिराग, इसीलिए मैं पूछ रही थी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है ना हाँ पता है पता है, इसीलिए मैंने पूछा ह्यूमिलिटी। और बच्चा हमारे ह्यूमिलिटी का मतलब, माय गॉड, उसको ह्यूमिलिएट किया है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, आलोचना, शर्मिंदा एंड वो सब करना। नहीं, बिल्कुल भी वो मतलब नहीं है राहुल। ह्यूमिलिटी का मतलब ह्यूमिलिटी वर्ड बना है हम्बल से, ये कई बार बताया भी है। विनम्र, विनम्र एडजेक्टिव है, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है क्या है, विनम्रता। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, और ह्यूमिलिटी इज अ पॉजिटिव वर्ड। ओके, ह्यूमिलिटी इज अ पॉजिटिव वर्ड। ओके, बहुत विनम्र होना। अगर ह्यूमिलिएशन होता ना, ह्यूमिलिएशन इज शर्मिंदगी, ये ह्यूमिलिएशन करना, इंसल्ट करना, बट ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड हम्बल। गड़बड़ नहीं करना है। ऑटोनोमी एंटोनिम कर रहे हैं। ऑटोनोमस बॉडी मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। ऑटो, सारा पावर आपके हाथ में, ऑटोक्रेट बोलते हैं ना, और ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, तो इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन देता है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका उल्टा क्या होगा? ये तो सिनोनिम हो, डिपेंडेंट, उल्टा बताना है। अनोयंस, जल्दी जल्दी। Despite his annoyance, Rahul knew that rushing the delicate process would only lead to mistakes. Annoyance एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अनॉय का मतलब है इरिटेट होना, ओके। इरिटेशन तो नेगेटिव वर्ड है, इसका उल्टा पूछा है, तो उल्टा तो पॉजिटिव चाहिए। तो एब्सर्डिटी का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्रता, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये भी नेगेटिव वर्ड। हाँ, अनॉय है, इरिटेटेड है, और ये तो शांत है, सीरेनिटी। ओके, सही है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ससेप्टेबल हो मतलब क्या? ससेप्टेबल सबका मतलब बताओ। ये तो इरिटेटेड है, और ये हाँ ससेप्टेबल है मतलब बहुत वीक है। वल्नरेबिलिटी, बहुत प्रोन है, वीक है, कमजोर, कमजोर है, अच्छा, आसानी से प्रभावित हो जा रहा है। हाँ, ग्रोटेस्क का मतलब शेमफुल भी हो सकता है, वेरी रिडिकुलस, भद्दा, शेमफुल के सेंस में भी जाता है। ग्रोटेस्क का बहुत सारा मतलब जाता है। एक ग्रोटेस्क का मतलब होता है बहुत विचित्र, बहुत रिडिकुलस, भद्दा, शेमफुल, सेंसिटिव। ये अच्छा, ये नौ का मतलब क्या होता है? ये भी एग्जाम में आता है। नौ करना, और जो एनिमल्स नौ करते हैं ना उसको नॉवर्स बोलते हैं। नौ करने का मतलब क्या होता है? दांत पीसना, दांत पीसना नहीं होता है। जैसे कुतरना होता है, निगलना नहीं होता है, बाइट करना, कुतरना बोलते हैं ना, बाइट करना। जैसे रैट्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कुतरते हैं ना, जैसे नॉवर्स, रैट्स वगैरह को बोलते हैं कुतरने वाले एनिमल्स। ओके, निबल करना, बाइट करना, कुतरना, रैट्स, इसका जी साइलेंट है। और जो कुतरने वाले एनिमल्स होते हैं उसको नॉवर्स बोलते हैं। और एक नॉवर्स का मतलब वही होता है जो लोग आपको एनॉय करते हैं। रैट कुतर देता है, इरिटेट तो हो ही जाता। नॉवर्स। डॉगमेटिक, बाइट करना, डॉगमेटिक। 20 वर्ड्स तो कर लेना। डॉगमेटिक लोग कौन होते हैं? डॉगमेटिक लोग वो होते हैं जो बड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, ओके। हाँ, कट्टरवादी होते हैं, ओके, बड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, दूसरे के चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। और ये तो उदारवादी है, लिबरल। कॉफी वॉज टू हॉट, इट बर्न्ट माई टंग। हॉट का उल्टा क्या होगा? हॉट का उल्टा बामी, झंडू बाम। झंडू बाम से सीखा था हमने। बामी का मतलब होता है बहुत प्लेजेंट,
हॉट का उल्टा फ्रिजिड, फ्रिजिड का मतलब है कोल्ड, फ्रिज में कोल्ड। ट्राइम्फेंट 20 वर्ड्स होंगे। हाँ, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, और ट्रायम्फेंट इज विजेता, विक्टोरियस होना। तो क्या होगा? जुबलिएंट का मतलब है खुशी मनाना, हैप्पी। टेंडर का मतलब है नाजुक, अनसक्सेसफुल होना। डेसोलेट, डेसोलेट का मतलब होता है ना वेरी सैड। सोल मतलब अकेला है, वेरी सैड, उदास। तो ये फेस्टिव, फेस्टिवल में खुशी मनाते हैं, ठीक है, डेसोलेट। ये इसका सिनोनिम हो गया। और फ्रूगल तो माइजरली, कंजूस को बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड आता है अल्यूजिव, और एक वर्ड आता है इल्यूजिव। और ये वर्ड इल्यूड से बना है, और ये वर्ड अल्यूड से बना है, जिसका इस बार सीजीएल में आया भी था ना, इनवेंडो आया था। अल्यूड करना का मतलब क्या होता है? अल्यूड करना, अल्यूजिव, समथिंग विच इज, अल्यूजिव का मतलब है इनडायरेक्ट, कोई भी चीज का इनडायरेक्ट इंडिकेट करना, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे ऑफ हिंटिंग, किसी और हिंट करना, इशारा करना, हिंट करना, इंडिकेट करना, वो भी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो एल्यूसिव का मतलब भी वही होता है, समथिंग विच इज हिंटिंग है, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये एल्यूसिव का एक मतलब तो अवॉइड होता है, लेकिन जब इससे एल्यूसिव होता है ना, तो इसका मतलब, एल्यूड का मतलब तो अवॉइड होता है, बट एल्यूसिव का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो एल्यूसिव का मतलब है कोई भी चीज विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक तो अवॉइड करना, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो एक एल्यूसिव वर्ड का इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, बट किसी चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है। और समथिंग विच इज एल्यूसिव का मतलब एक स्लिपरी भी होता है। कोई भी चीज एल्यूसिव है मतलब नॉट पैल्पेबल, क्लियर नहीं है, सिर्फ स्लिपरी है, फिसलन है, एक ये भी सेंस में जाता है, नॉट वेरी क्लियर। तो स्लिपरी भी अगर आ गया ना, स्लिपरी भी आ गया है तो आप डाल सकते हो, वेरी थिन, वेरी स्लिपरी। कैप्रिशियस का एंटोनिम बताना है। एल्यूसिव का एक मतलब वो भी होता है, एक मतलब एल्यूसिव का ना, लिख लो, कुछ भी आ सकता है, समथिंग विच इज वेरी टेम्परेरी भी जाता है। एल्यूसिव का मतलब टेम्परेरी, ओके, मतलब कोई भी चीज स्लिपरी है, हाथ में टिकेगा नहीं है, टेम्परेरी है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। बहुत सारा आजकल वैसे ही वाला वर्ड आ रहा है जिसका 2-3 मतलब। कैप्रिशियस, कैप्री पहनूं या फुल पैंट पहनूं या शॉर्ट क्या पहनूं, समझ में नहीं आ रहा। तो कैप्रिशियस का मतलब होता है अनस्टेबल, इरेटिक, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। सिनोनिम है, सिनोनिम है मिस्चीवियस, तो शरारती हो गई। ये 8:20 तक कर लेते हैं। आई लव द स्टनिंग व्यू ऑफ द माउंटेन। कभी कभी आपको वर्ड का मतलब पता होता है, बट ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला दे देते। स्टनिंग का मतलब होता है ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी अट्रैक्टिव, शानदार, अट्रैक्टिव। और ये जो स्मैशिंग का मतलब भी वही होता है, वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। और सुपरफ्लुअस तो जरूरत से ज्यादा, अननेसेसरी है। टॉक्सिक का मतलब है जहरीला, मंडेन, मंडेन का मतलब होता है डल, डल व्यू है। और ये तो शानदार, टॉक्सिक मत कर देना, अट्रैक्टिव का उल्टा टॉक्सिक थोड़ी कर दोगे। बहुत शानदार व्यू है, और ये तो पुराना डल व्यू। हिंडर, तो काइंडली ना कल मॉक टेस्ट के नाम पे एब्सेंट मत कर दीजिएगा। मन तो था मेरे को सरप्राइज टेस्ट लेने का, सरप्राइज टेस्ट लेने का, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, बता देती हूँ। ओके, तो कल लीडर बोर्ड में टेस्ट होगा। हिंडर करना मतलब बाधित करना, किसी भी चीज को रोकना। इसको तो कई सारे बार करवाया है। किसी भी चीज को स्टॉप करना, रोकना, डेटर करना, इम्पीड करना,
ओके, रेस्ट्रेन करना, और ये तो किसी भी, ये ब्लॉक करना सिनोनिम, और ये तो आसानी से होना। 20 तक रखते, इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल। डेथ इज इनएविटेबल मतलब डेथ को कोई भी टाल नहीं सकता है, होके ही रहेगा। ये होता है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का एक अच्छा सा वर्ड बताना, अनअवॉइडेबल का अच्छा सा वर्ड बताना जिसको टाला नहीं जा सकता है, और इसका उल्टा जिसको टाला जा सकता है, अच्छा सा वर्ड बताना। मैंने आधा लिख दिया है, आधा लिख दिया। इमिनेंट, हाँ मतलब वो तो है, आधा वर्ड लिखा है, आप उसको पूरा पूरा करो। ये आपका वन वर्ड ना, इम्प्रॉम्प्टू। इंडिस्पेंसिबल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अरे वेरी गुड भूपेंद्र। इन इलेक्टेबल, ये वर्ड याद रखना। अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल तो यहीं पे लिखा हुआ है, इनएलेक्टेबल ये वन वर्ड में भी आता है, ठीक है। इनएस्केपेबल, जिसे आप बच नहीं सकते। और इनएक्सॉरेबल वर्ड का मीनिंग बताना। इनएक्सॉरेबल तो आपको बताया है। इलेक्टेबल जिसको टाला जा सकता है, और इनएलेक्टेबल जिसको नहीं टाला। ऐसे पढ़ा था ना हमने समुद्र मंथन में, एक्सो। ये एक्सो क्या है? डिश बार है, बर्तन धोने वाला साबुन। जब भी बर्तन धोने वाला साबुन का ऐड आता है तो ये जिद्दी मैल को हटाता है। तो इनएक्सॉरेबल का मतलब होता है जो लोग बड़ा जिद्दी होते हैं, वेरी स्टबर्न है। चलो यहीं तक रहने देते। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। तो कल हम लोग टेस्ट रखते हैं, एक देखते हैं, लीडर बोर्ड वाला टेस्ट रहेगा। ओके हाँ, एडमेंट है। एडमेंट में अड़ा हुआ आदमी, MEN मतलब एडम। चलो, थैंक यू एवरीवन। टाइमिंग 1 o'clock रहेगा, इसी क्लास में आ जाना है। कल जैसे 1 o'clock का क्लास जोड़ोगे तो अभी मैं खड़े हुए हूँ ना, कल मैं आपको बैठे हुए देखूंगी, क्योंकि मुझे कंट्रोल करना होगा वो सब, लीडर बोर्ड एंड ऑल, तो बैठना पड़ेगा उसके लिए। खड़े होके भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाएगा। ये जो जाते समय बोलते हो ना, थैंक यू फॉर अ गुड सेशन, ये तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी मैं ये कमेंट देखती हूँ कि मैं कोई परफॉर्मेंस देने आई हूँ और आप लोग को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर द सेशन, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी ना, मतलब थैंक यू फॉर गुड मार्क्स। ऐसा ऐसा सिचुएशन लाओ कि मैं ये हर दिन बोल के जाऊँ, थैंक यू फॉर योर गुड स्कोर। मैं आप लोगों को थैंक यू बोल के जाऊँ, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आपने खुश कर दिया अपने गुड स्कोर से। मेरे परफॉर्मेंस पे थैंक यू नहीं करके जाना है। थैंक यू फॉर नाइस सेशन। नाइस सेशन में जितना भी दे के चली जाऊं, जब तक आपका गुड स्कोर ना बने। थैंक यू फॉर योर रेंडिशन परफॉर्मेंस। तो मैं हर दिन बोल के जाऊं। मेरे को जब मैंने CDS का एग्जाम आ रहा था ना, उसके बाद जब बच्चे, पिछला वाला बैच था अचीवर का, दूसरा मीन्स के पहले वाला 2 जो भी था, उसमें जब दे के आए थे ना बच्चे CDS का पेपर, मुझे बड़ा खुशी होता था अंदर से, मैम मेरा 10 में 10 करेक्ट हुआ है। CDS का PQRS में 10 में 10 करेक्ट करके आना, और वो भी लेंदी वाला, तो दैट इज अ हैट्स ऑफ वाला परफॉर्मेंस, स्टैंडिंग ओवेशन वाला। ओके, तो ठीक है, तो अच्छा लगता है, और तब फील होता है कोई भी चीज ना वो सब होता नहीं है, टफ नहीं होता है। स्टूडेंट को अगर प्रैक्टिस, कौन स्टूडेंट को पढ़ने का मन करता है? किसी को पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन इनको जबरदस्ती प्रैक्टिस करवाया जाए ना, रो धो के भी प्रैक्टिस करोगे तो बनना शुरू हो जाता है। मैं ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया। मैंने लास्ट ऑफलाइन पढ़ाया था 2019 में, 2019 में फरवरी तक पढ़ाया था। मार्च में तो कोविड आ गया था। 20 में नहीं 20 में आया था ना कोविड, सॉरी 20 में पढ़ाया था, लॉकडाउन के उसके बाद छोड़ दिया मैंने। और एक चीज मैं बताती हूँ, आप लोग जैसे लाइफ में ग्रो करते हो ना, टीचर्स भी ग्रो करते हैं लाइफ में। मैं 2020 में मुखर्जी नगर में पढ़ाती थी,
ओके, उस समय तो मुखर्जी मतलब बहुत दिनों से मुखर्जी नगर पढ़ाते पढ़ाते तो 12-14 साल हो गए। ओके, पढ़ाती है और उस समय भी मैं मुखर्जी नगर में इधर-उधर घूमते रहती थी, पढ़ाती थी अपना। लेकिन अभी 2024 में, जब मैं 2024 में अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले मैं मुखर्जी नगर गई। मैं मुखर्जी नगर गई और मुझे मतलब इतना अच्छा लगा और मैंने उतरी। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं उतरी और मैंने देखा और रात का समय था, रात में ही गई थी मैं, दशहरा छुट्टी एंड ऑल के उस समय में 1 हफ्ते पहले। तो रात के समय में उतरी तो मुझे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल गए ना। ओके, बोल रहे मैम आप यहाँ एंड वो इतने खुश थे और फिर मैं जल्दी से आ भी गई, गाड़ी में फिर बैठ भी गई। तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो 2020 में नहीं था, ठीक है? 2020 में नहीं था, 24 आते-आते तक ना तो मेरे को बड़ा अच्छा एक मतलब आई शुडन्ट से दिस बट मेरे को एक अलग सा सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आया। तो मुझे ये रियलाइज़ किया कि अब तो मैं आराम से मुखर्जी नगर में घूम भी नहीं सकती हूँ। ओके, घूमना थोड़ा मुश्किल मतलब वैसा भी नहीं है कि मैं कोई शाहरुख खान और वो, लेकिन इतने सारे बच्चे मुझे और रात में पहचान भी लिया। फिर मैं आके बैठ गई तो मैंने बोला कि भाई 2020 और 24 में भी यही अंतर, मतलब ये ग्रो किया है मैंने, ग्रो कर गई। इनएविटेबल आपने अटल बिहारी वाजपेयी से याद किया था। हाँ, तो अच्छी बात है ना। यस, तो दैट वाज द लव ऑफ द स्टूडेंट्स और ये सब आप लोगों की वजह से ही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बिहार में हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं, ठीक है? मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे भी बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बिहार में सेमिनार करने आओ ना। अरे अभी आपका मैं बिहार में, आप बिहार से हो तो आप बिहार में क्यों नहीं आ रहे हो सेमिनार करने? होगा, हर चीज़ का एक टाइम आएगा, होगा, लेकिन अभी मैं आपको वहाँ आके सेमिनार नहीं कर सकती हूँ ना, आप बिहार से हो। मेरे लिए तो मेरे सब स्टूडेंट्स ही इम्पोर्टेंट है, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। अभी उड़ीसा से एक स्टूडेंट ने सिलेक्शन दिया एसआई का, तो सब जगह से हो। अभी मैं सेमिनार करके क्या कर लूँगी? आपका टाइम वेस्ट करने आऊँगी ना, अभी पढ़ने का टाइम है। अभी पढ़ने का टाइम है, तो अभी सेमिनार करने का टाइम नहीं। एंड आई एम वेरी मैं एक्सपेक्टेड हूँ। जो 15 साल पहले, 12-15 साल पहले जो मैं बिहार में पढ़ाती थी, उस समय भी बच्चे पसंद करते थे, बट अभी 10-15 साल में चीज़ें बहुत बदल गई। ओके, हाँ, आप कहीं भी दिख जाइएगा। कई तो मुझे एक बार मैं अपने होम टाउन जमशेदपुर से रांची जा रही थी, फ्लाइट मेरी रांची से थी और मैं एक रेस्टोरेंट में उतरी थी, ठीक है? और मैं कोविड के समय मास्क में थी, मैं मास्क में थी अपने फैमिली के साथ और स्टूडेंट ने पहचान लिया। स्टूडेंट ने, एक गर्ल थी, उसका वो यूट्यूब स्टूडेंट थी, उसका सिलेक्शन हो गया था। वो बोलती थी ना कि मैम, और देखो भगवान क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि मैम मैं आपकी यूट्यूब स्टूडेंट हूँ और मैंने यूट्यूब से क्लास लिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं सोचती थी कि कभी भी दिल्ली जाऊंगी ना तो आपसे मिलूंगी ज़रूर। और देखो रांची टू जमशेदपुर के एक रेस्टोरेंट में वो मुझे मिलती है, ठीक है, मुझे मिलती है और मास्क के अंदर से वो मुझे पहचान लेती। दिस इज द लव ऑफ द स्टूडेंट्स। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का लव, ठीक है, हम लोग की एनर्जी आप ही लोग हो ना। दिल्ली पुलिस में रहते हुए कम टाइम मिलता है। अच्छा, अब पता नहीं है, राम बाबू प्रजापत एक नहीं, एक हमारे स्टूडेंट है, उनका भी नाम राम है, वो दिल्ली एसआई में हो जाए। दिव्या कुमार, आई एम ऑल्सो फ्रॉम जमशेदपुर। तो हम लोग मीटअप में मिलेंगे। ओके, मीटअप वाला जो मोमेंट होता है ना, दैट इज अ गूज बम्प वाला मोमेंट, अपने स्टूडेंट्स को सामने से देख के। चलो एंड करते। कल मैंने एक उड़ीसा का डाला था, बच्चे का सिलेक्शन, बच्चों को क्या नहीं सुना दिया है। वही मैं बोलती हूँ ना, मतलब किस टाइप ऑफ मेंटालिटी के बच्चे आते हैं। वो बेचारा उड़ीसा एसआई निकाला है, वो मेहनत से निकाला है कि अब तो तुम्हारा उड़ीसा एसआई में कितने पैसे दिए थे सिलेक्शन के लिए, एसआई में पैसे लगते, क्या क्या उसको बोल दिया है। चलो एंड करते।